हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रिटर्न्स चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखेंगे बेटा। यहाँ पे अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन May 23 एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे रिटर्न्स चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट, registered person debarred from furnishing details of outward supply in GSTR1 IFF। ठीक है, सो GSTR1 या IFF आपको यहाँ पे नहीं अलाउ किया जाएगा फर्निश करना। किन केसेस में देखेंगे? So cases where a registered person is debarred from furnishing details of outward supply in GSTR1 या IFF, आपको GSTR1 या IFF आपको नहीं यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, आपको डीबार किया जाएगा। ठीक है, आपको फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। किस केस में? अगर a registered person shall not be allowed to furnish details of outward supply in GSTR1 if he has not furnished return in 3B for the preceding month। आपको GSTR1 कब नहीं अलाउ करेंगे? पिछले साल का, पिछले महीने का क्या किया आपने? 3B नहीं फाइल किया। पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया तो आपको इस महीने GSTR1 आपको फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। पहली बात, मंथली वाले अगर आप हो तो, या मंथली रिटर्न फाइलर आप हो तो। सेकेंड, a registered person opting for QRMP scheme, quarterly return monthly payment scheme में अगर आप जा रहे हो, shall not be allowed to furnish detail of outward supply in GSTR1 or IFF if he has not furnished return in 3B for the preceding tax period। So अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, QRMP स्कीम वाले हो, तो आपको यहाँ पे GSTR1 या IFF फैसिलिटी जो है नहीं फर्निश करने दी जाएगी। किस केस में? अगर आपने फर्निश नहीं किया क्या? GSTR3B पिछले टैक्स पीरियड का, मतलब पिछले क्वार्टर का आपके केस में। सो उस केस में आपको GSTR1 फर्निश नहीं किया जाएगा। सीधी सादी बात है, GSTR1 IFF फर्निश करना है तो जो भी आपका पिछला पीरियड है उसका क्या होना चाहिए? आपने 3B फर्निश किया होना चाहिए। With effect from 1/10/22, Rule 60 has been amended to consider GSTR2B as an auto-generated statement। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोटा सा अमेंडमेंट है। जो GSTR2B है उसको अब क्या बोला जाएगा? auto-generated statement बोला जाएगा। That's it। As a result of doing away two-way communication for return filing with effect from 1/10/22, CGST rules have been omitted। ये सारे रूल्स ओमिट कर दिए गए। ओमिट कर दिए गए। जो हमारा यहाँ पे GSTR यहाँ पे 2 और 3 आया नहीं। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इट हैज बीन डन अवे विद। तो ये जो सारे रूल्स हैं क्या कर दिए गए? ओमिट कर दिए गए। ये सारे रूल्स ओमिट कर दिए गए हैं। दैट्स इट। ठीक है, GSTR 1, 2 and 3 हैज बीन ओमिटेड। ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली इफेक्टिव हुआ ही नहीं कभी ये GSTR 2, 3। तो इस केस में क्या कर दिया गया है? जहां जहां एक्ट में भी रेफरेंस था 1, 2, 3 का, वो भी ओमिट कर दिया गया है। और ये जो फॉर्म्स थे ये भी आपके सिलेबस से यहाँ से हटा दिए गए। सो फॉर्म 1, GSTR 2 and 3 which never came into effect and whose applicability was persistently being deferred have now been omitted। ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स कैरीड आउट बाय फाइनेंस एक्ट इन दीज सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन 37, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या अमेंडमेंट है देखेंगे। डू अवे विथ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रिटर्न फाइलिंग। जो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस थी भाई GSTR1 यहाँ पे आप फर्निश करोगे, 2 में एक्सेप्ट होगा, देन 3, तो ऑल दैट वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑब्वियसली हटा दी गई है। एक्सटेंडेड टाइम पीरियड आ गया है किस चीज के लिए? यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए। देखो GSTR1 के नीचे हमने पढ़ा भी था ये। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए अब क्या टाइम लिमिट कर दिया? 30th November फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। ठीक है, ये क्या कर दिया गया? टाइम लिमिट रेक्टिफिकेशन की। GSTR1 के केस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 37 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब GSTR1 की ही बात करता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया? 30th November और एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर यहाँ पे डेट कर दी गई है। ठीक है, बाकी सिंपल है, कंडीशन रिस्ट्रिक्शन कुछ बताए गए हैं एंड ऑल दैट। नेक्स्ट, सेक्शन 38 आ गया, पूरी की पूरी तरह सब्सटीट्यूट हो गया है सेक्शन 38 में। मेन बुक ओपन करूंगी, हम वहां से देखेंगे सेक्शन 38। नेक्स्ट, सेक्शन 38 देखेंगे। The details of outward supply furnished by registered person under section 37(1) and such other supply as may prescribe। जो outward supply यहाँ पे registered person जो outward supply GSTR1 की बात हो रही है यहाँ पे। outward supply किस पे देता है? वो अपने GSTR1 में देता है। ठीक है, so and an auto-generated statement containing the details of input tax rate may be made available to the recipient। तो जो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई रहेगी एक रजिस्टर्ड पर्सन की, जो वो GSTR1 में देगा, वो रिसिपिएंट के GSTR2B में आएगी। GSTR2B ऑटो जनरेट होगा, रिसिपिएंट को आएगी 2B में। ठीक है, एक का आउटवर्ड दूसरे का इनवर्ड। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन का जो आउटवर्ड है वो किस में डालते हैं? अपने आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 में। तो रिसिपिएंट को किस में जाएगी? 2B में।
shall be made available electronically to the recipient of such supply in such form manner within such time and subject to such condition and restriction as may be prescribed। तो ये जो सेक्शन है बेटा सेक्शन 38 क्या बताता है कि एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट रहेगा जिसमें डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कराई जाएगी रिसिपिएंट को एज में भी प्रिस्क्राइब, और वो प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है 2B है। वो प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है 2B है। यहाँ पे 2B का नाम नहीं बोला, क्या बोला कि हम प्रिस्क्राइब जो फॉर्म है उसका क्या रहेगा 2B रहेगा। ठीक है, सो ये रहा GSTR 2B, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। So the auto-generated statement under subsection well 1 shall consist of, ये जो auto-generated statement है, जो auto-generated statement रहेगा मतलब 2B की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या रहेगा देखते हैं हम। आपको अगर ध्यान हो तो हमने ये देखो, एक बार मैं ITC का चैप्टर खोल रही हूँ, सेक्शन 16 जो हमने पढ़ा था, इसका लिंक है इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सेक्शन 16 जो हमने पढ़ा था उसमें यहाँ पे क्या बात हुई थी, द डिटेल्स ऑफ कंडीशंस फॉर टेकिंग ITC। ठीक है, कंडीशंस फॉर टेकिंग ITC में एक कंडीशन क्या थी, एक कंडीशंस फॉर टेकिंग ITC में थी कि भाई द डिटेल्स ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जो GSTR 2B होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं कि भाई कौन सा आपके जो इनवर्ट सप्लाईज है, एलिजिबल ITC एंड नॉट एलिजिबल ITC। तो सेक्शन 38 के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, 38 के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सो अब क्या बात हो रही है, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो है हमारा, जो GSTR 2B है उसकी बात हो रही है। उसमें क्या क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई in respect of which credit of input tax may be available to recipient, eligible ITC की बात हुई है कि वो इनवर्ट सप्लाई रहेगी जिसका ITC रिसिपिएंट ले सकता है, जिसका इनपुट टैक्स रिसिपिएंट ले सकता है, एक वो। सेकेंड, डिटेल्स ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, मतलब कि क्या बात हुई, जिसका आप क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते, जो इनएलिजिबल है, वेदर होलली और पार्टली बाय द रिसिपिएंट। ठीक है, तो जो क्रेडिट इनएलिजिबल है, जो क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, उसका भी डिटेल्स आएगा आपका 2B में। On account of details of said supply being furnished by under section 37(1), 37(1) में क्या होता है GSTR 1, किसकी बात हो रही है GSTR 1 में। ठीक है, सो क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने कि इस केसेस में आपको रिसिपिएंट को क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट आपको एलिजिबल नहीं हो, आप क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स है देखेंगे वन बाय वन। First, by any registered person within such period of taking registration as may prescribe, मतलब क्या हुआ, आपका जो सप्लायर है उसने रजिस्ट्रेशन लिया, ध्यान से सुनो, आपके सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के वो पीरियड तक जब वो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगी उस पीरियड तक उसने GSTR 1 फाइल नहीं किया। आपके सप्लायर ने GSTR 1 क्या नहीं किया, यहाँ पे फर्निश नहीं किया, कितने पीरियड में ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, वो गवर्नमेंट पीरियड प्रिस्क्राइब करेगी। ये सारी चीजों में जो जो चीजें लिमिट्स टाइम पीरियड दी है वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो यहाँ क्या बोला गवर्नमेंट ने, उनने रजिस्ट्रेशन नहीं लिए उस पीरियड तक के जो हम टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करेंगे तब तक उसने GSTR 1 क्या नहीं किया, फर्निश नहीं किया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, by any registered person who is defaulted in payment of tax and where such default is continued for such period as may be prescribed। क्या किया, रजिस्टर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स, डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स और वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब, फॉर सच पीरियड एज में प्रिस्क्राइब। उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स, डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स, कितने पीरियड में, उतने पीरियड में यहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या करेगी आपको यहाँ बताएगी, सच डिफॉल्ट इज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, किसने, आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स। Then by any registered person the output tax payable by him in accordance with statement of outward supply furnished by him, GSTR 1 के हिसाब से उसका जो आउटपुट टैक्स आता है, GSTR 1 के हिसाब से जो उसका आउटपुट टैक्स आता है with the statement of outward supply furnished by him under the said subsection during such period as may prescribe exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may prescribe। कि कितना है भाई, वो आउटपुट टैक्स ज्यादा है, it exceeds the output tax, उसने जो एक्चुअली पे किया है, उसने एक्चुअली पे किया बाय सच लिमिट, लिमिट गवर्नमेंट बताएगी एज मे प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो GSTR 1 के हिसाब से उसका क्या हो गया, आउटपुट टैक्स ज्यादा है, जितना उसने पे किया उसके हिसाब से, जितना उसने एक्चुअली पे किया उसके हिसाब से उसका क्या हो गया, GSTR 1 में आउटपुट टैक्स ज्यादा है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नहीं भाई, उस केस में भी ऐसे सप्लायर से अगर रिसिपिएंट ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ भी चीजें ली है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज
हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब हैज अवेल्ड आईटीसी, आईटीसी अवेल किया है ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम, जितना चाहिए था उससे ज्यादा उसने आईटीसी लिया है, उसने ज्यादा उसने आईटीसी लिया है इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज ए बाय सच लिमिट एज मे प्रिस्क्राइब, उसकी जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट। ये सेक्शन से पावर आ रहा है, सेक्शन 38 से पावर आ रहा है, लिमिट्स जो रहेगी वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। सो आईटीसी उसने ज्यादा ले लिया, जितना वो कर सकता था अवेल, उससे ज्यादा आईटीसी उसने अवेल कर दिया, और ऐसे सप्लायर से आपने लिया है तो वो आपके टू बी में आया है, वो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। By any registered person who has defaulted in discharging his liability, उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया है डिस्चार्ज करने में उसकी टैक्स लाइबिलिटी, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4912 पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स में, उसमें कुछ लोगों को जो है 1% उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी कैसे पे करनी है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वहां पे आप फॉल करते हो और आपने नहीं डिस्चार्ज करी है आपकी लाइबिलिटी, उस हिसाब से 4912 आपको लगता है और उसके हिसाब से आपने लाइबिलिटी नहीं यहाँ पे डिस्चार्ज करी है, तो उस केस में भी क्या है, अगर उन लोगों के से आपने परचेज किया है, आप रिसिपिएंट हो, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाय सच अदर क्लास एज वे प्रिस्क्राइब, या जो भी क्लास प्रिस्क्राइब रहेगी, या जो भी क्लास प्रिस्क्राइब रहेगी, तो इन सभी केसेस में क्या बात होगी, इन सभी केस में ये बात होगी कि भाई इनसे अगर आप खरीद रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनसे क्या हो रहा है, इनसे आपने कुछ लिया है, इन्होंने अपना GSTR1 में डाला है, आपके टू बी में आया है, बट वो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट रहेगा, ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 38 क्या बोलता है, पावर देता है गवर्नमेंट को, पावर दिया गवर्नमेंट को। सबसे पहले तो इसमें क्या बोला है कि प्रिस्क्राइब करेंगे एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जिसमें डिटेल ऑफ आईटीसी रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, GSTR 2BF फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें दो चीजें रहेगी, एक तो आईटीसी जो आपको अवेलेबल रहेगा रिसिपिएंट को, इनवर्ट सप्लाई जिसका आईटीसी आपको अवेलेबल रहेगा, दूसरा जो सप्लाई जिसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, जिसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो उसमें 6 पॉइंट्स है जिसमें आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट एलिजिबल है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आपका सप्लायर, ध्यान से सुनना, आपके सप्लायर ने नया रजिस्ट्रेशन लिया, GSTR1 फर्निश नहीं किया, कितने पीरियड तक, उतने पीरियड तक के जो गवर्नमेंट यहाँ पे बताएगी, प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है, तब तक भी क्या नहीं किया, GSTR1 फर्निश नहीं किया। सेकंड, डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स में, कितने पीरियड तक वो गवर्नमेंट बताएगी। थर्ड पॉइंट क्या हुआ भाई, उसने जो आउटपुट टैक्स पे करना चाहिए, जो उसने आउटपुट टैक्स बताया था GSTR1 में, वो ज्यादा है जितना उसने एक्चुअली पे किया उससे, बाय सच लिमिट, वो भी गवर्नमेंट बताएगी। आईटीसी उसने ज्यादा अवेल कर लिया, डिफॉल्ट किया इन पेमेंट ऑफ टैक्स में, उसको 4912 लगता था, उसके हिसाब से उसने नहीं डिस्चार्ज की उसकी टैक्स लायबिलिटी 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो है, या सच अदर केसेस एज में भी प्रिस्क्राइब। तो ये सारे 6 केस में क्या बोल दिया इन्होंने बोल दिया कि उसका क्रेडिट उसको वो नहीं ले सकता है, वो क्रेडिट नहीं ले सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट सब प्रिस्क्राइब करेगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार बस हमने क्या कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए। सो ये देखो यहाँ पे जो मैं वापस जाऊंगी, सेक्शन 16 में जो हमारी बात हुई थी, सेक्शन 16 में हमारी क्या बात हुई थी, द डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उसके अलावा जो आ रहे हैं आपके, वो आईटीसी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो आप कौन से लोगे भी, जो भी टू बी में आ रहे हैं आपके जो एलिजिबल हैं, वो क्रेडिट्स आप ले सकते हो, ठीक है। ये हुआ हमारा सेक्शन 38। नेक्स्ट सेक्शन 39 में कुछ अमेंडमेंट्स आए, जैसे कि पहला अमेंडमेंट हम देखेंगे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, GSTR 5 पढ़ा था हमने, वहां पे ड्यू डेट पे अमेंडमेंट आया, देखेंगे एक बार। ये देखो मैंने GSTR 5 ओपन किया, मेन बुक से। सो GSTR 5 आपको पता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ना GSTR 1 फाइल करना है, ना 3B फाइल करना, उसके लिए स्पेशल रिटर्न है GSTR 5। कब तक फाइल करना है, वो डेट में अमेंडमेंट है, 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक, ठीक है। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कब तक फाइल करना है, 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ में, मतलब कि अप्रैल का GSTR 5 वो कब तक फाइल कर सकता है, 13th ऑफ मे तक, 13th ऑफ मे तक। Last date for filing the return, the details in GSTR 5 should be furnished earlier of the following within 13 days after the end of calendar month, मंथ खत्म होने के बाद 13 दिन में, जैसे अप्रैल का 13 में, और within 7 days after the last date of validity of registration, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन कब तक, 20 अप्रैल तक वैलिड है, 20 अप्रैल तक वैलिड है, तो उसके बाद 7 दिन 27 अप्रैल तक, विच एवर इज अर्लियर। सो यहाँ 13th में और 27th अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 27th अप्रैल, ठीक है। जब आपका लास्ट डेट है जिस महीने में, उस टाइम की ये बात है। अदरवाइज 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। सो एक ये अमेंडमेंट आया है।
सेक्शन 39 जो हमारे सारे रिटर्न से रिलेटेड था पॉइंट, उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है। सेकंड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में डेट क्या कर दी, 30th नवंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये देखो मैं मेन बुक ओपन कर रही हूँ एक बार, ये हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के केस में क्या टाइम लिमिट कर दी, अर्लियर ऑफ 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो ये यहाँ पे जहां पे भी ये हमने पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, जहां जहां बहुत सारी जगह बेटा जो सितंबर की डेट थी वो क्या कर दी, 30th नवंबर कर दी। सो 21-22 से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी रिटर्न में 3B हो गया आपका, जीएसटीआर, यहाँ कोई भी रिटर्न्स जो हमारे सेक्शन 39 के अंडर है उनमें कोई अमेंडमेंट्स करने तो आप कब तक कर सकते हो, 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब अगर एनुअल रिटर्न आपने 15 सितंबर को फर्निश कर दिया तो 15 सितंबर, एनुअल रिटर्न आपने 15 दिसंबर को फर्निश किया तो 30th नवंबर, तो 30th नवंबर, ठीक है। सो सिंपल है ये। प्रोवाइड फॉर फर्निशिंग ऑफ, छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स है, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर अ टैक्स पीरियड अंडर सेक्शन 37 एज अ कंडीशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द टैक्स पीरियड। सेक्शन 39 के अंदर जो भी अलग अलग रिटर्न्स आप फर्निश करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 3B आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, तो कंडीशन क्या कर दी आपका, पहले का क्या होना चाहिए भाई, आपका यहाँ पे GSTR1 आपका जो टैक्स पीरियड का है वो फर्निश हो जाना चाहिए, तो ये ऐसे सिंपल छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है। नेक्स्ट सेक्शन 41 पूरी तरह से सब्सटीट्यूट हो गया, एक बार मैं मेन बुक ओपन करूंगी, वहां से हम सेक्शन 41 पढ़ेंगे, यही चीज है। नेक्स्ट सेक्शन 41 देखेंगे, every registered person shall subject to such condition restriction as may be prescribed entitled to avail credit of eligible input tax as self-assessed in his return and such amount shall be credited to electronic credit ledger। सिंपल सी बात है, क्या है, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है भाई, आईटीसी ले सकता है। आईटीसी कैसे लेता है, वो सेल्फ असेस बेसिस पे लेता है और वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपको ध्यान भी हो तो देखो, याद है आपको, हमने सेक्शन 16 पढ़ा था, उसमें कंडीशंस में एक कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, ये 41 का रेफरेंस था जो अभी हम पढ़ रहे हैं। Subject to provision of section 41, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of said supply। तो यहाँ पे क्या बात हुई थी, जो टैक्स है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट को पे कर दिया, वो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस टू टेक ITC, कि सप्लायर ने क्या किया, टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। अब देखो क्या लिखा है यहाँ, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, तो देखेंगे सेक्शन 41 सब्जेक्ट टू प्रोविजन लिखा है, मतलब इट विल प्रिवेल, तो देखते हैं सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ है। सो रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, यहाँ पे सबसेक्शन 1 में सबसे पहले चीज क्या लिखी है, अपने सेल्फ असेस्ड बेसिस पे वो क्या ले सकता है, यहाँ पे क्रेडिट ले सकता है, और वो क्रेडिट कहाँ जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है आईटीसी अपने सेल्फ असेस्ड बेसिस पे, ठीक है, सेल्फ असेस्ड बेसिस पे, और वो कहाँ चल जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाएगा। अब देखो, द क्रेडिट ऑफ ITC अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, ये जो क्रेडिट उसने अवेल किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, द टैक्स पेबल whereon has not been paid by supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। अब क्या हुआ, पहले तो भाई आपने क्रेडिट ले लिया, ठीक है, आपने पहले क्या कर दिया, क्रेडिट ले लिया, पर बाद में पता चला कि आपके सप्लायर ने तो टैक्स पे ही नहीं किया था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ हुआ, पता चला कि भाई सप्लायर ने यहाँ पे टैक्स पे नहीं किया था, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप रिसिपिएंट हो, आपने क्रेडिट लिया है, तो अब आपको गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप रिवर्स करो अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्या करना है आपको, रिवर्स करना है। टैक्स पेबल हैज नॉट बीन पेड बाय सप्लायर, सब पता चला कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, देन shall be reversed along with applicable interest by the said person, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा along with interest, provided that where the said supplier makes payment of tax payable in respect of the aforesaid supply, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him। पर क्या हुआ फिर भाई, सप्लायर ने क्या कर दिया, बाद में पे कर दिया, सप्लायर ने पे कर दिया, तो क्या आप रीअवेल कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। और हमने पढ़ा है रीअवेलमेंट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो सेक्शन 41 क्या बोलता है, सेक्शन 41 सिंपल 3 लाइन में हम बात करें तो सेक्शन 41 में बात ये हुई है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले सकता है ऑन सेल्फ असेस्ड बेसिस पे वो आईटीसी ले सकता है। वो जब आईटीसी लेगा वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले गया। बाद में पता चला कि भाई आपके सप्लायर ने क्या किया,
यहाँ पे आपके सप्लायर ने टैक्स तो पे ही नहीं किया, टैक्स तो पे ही नहीं किया, तो फिर उस केस में क्या होगा कि भाई आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट। अब उसके बाद में क्या हुआ भाई कि भाई सप्लायर ने अगर पेमेंट कर दिया तो आप रीअवेल कर सकते हैं, आप रीअवेल कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया, जीएसटीआर 1 फाइल किया, 2B में क्रेडिट आया, आपने क्रेडिट ले लिया, आपने क्रेडिट ले लिया, बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं है, आपने देखा क्रेडिट ले लिया, बट बाद में पता चला कि भाई सप्लायर ने पेमेंट ही नहीं किया, तो उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, और जब वो वापस पे कर देगा तो आप क्या कर सकते हो, रीअवेल कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रीअवेल कर सकते हो, ठीक है। चलो ये है सिंपल सा सेक्शन 41, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 47 जो लेट फीस से रिलेटेड है बेटा, कुछ भी नहीं, इनवर्ट सप्लाईज और सेक्शन 38 का रेफरेंस यहाँ पे हटाया गया है। सिमिलरली सेक्शन 48 जो था जीएसटीपी से रिलेटेड, उस केस में भी जो यहाँ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 38 का रेफरेंस था वो हटा दिया गया, ठीक है, वो हटा दिया गया। सो दैट्स इट, ऐसे ही छोटे छोटे से अमेंडमेंट है यहाँ पे जो रिटर्न्स चैप्टर से रिलेटेड है, रिटर्न्स चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ रिटर्न्स के अमेंडमेंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं, एंड स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।